मैं नहीं वो मूर्ख योद्धा जिसे कोई छल नीति से परास्त कर सके। क्रोध से भरी आंखों के साथ अपने हाथ में तलवार लेकर धनानंद अपने राज सिंहासन से नीचे उतर चुका था। वो उसी क्रोध के साथ नर्तकी की तरफ बढ़ रहा था। तभी राज दरबार का दरवाजा खुला और दो लोग अंदर की तरफ आए। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि पीपली वन की तरफ बने अपने शिविर से अमात्य राक्षस और युवराज पब्बता थे। दोनों ने अंदर आते ही महाराज को क्रोधित देखा और बारी बारी से धनानंद को प्रणाम करते हुए कहा, विशाल मगध के महाराज युवराज पब्बता का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज की विजय हो। युवराज पब्बता के बाद मगध के अमात्य राक्षस ने कहा, विशाल मगध साम्राज्य के सर्वेश्वर महाराज की जय हो। महाराज, आपके मुख में क्रोध और चिंता शोभा नहीं देती है और ना ही ये शोभा देता है कि आप भरे हुए राज दरबार के समक्ष किसी अबला स्त्री के ऊपर शाही तलवार से प्रहार करें। यह कार्य हम जैसे सैनिकों के हैं। आप केवल आज्ञा दीजिए महाराज, कब किसका किस समय शीश धड़ से अलग करना है। इस अमात्य राक्षस की तलवार आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। अमात्य राक्षस की बात सुनकर धनानंद अपनी जगह में खड़ा हो गया और कुछ देर सोचने के बाद क्रोधित स्वर में कहा, ये अबला स्त्री नहीं अपितु कुटिल गुप्तचर है। इसने अपने मुख से मुरा का नाम लिया है। ये इस राज्य में मुरा का स्थान लेना चाहती है। इसने अपने मुख से कहा है कि ये मेरे यानी विशाल मगध साम्राज्य के महाराज धनानंद के संग सहवास का सुख लेना चाहती है। ऐसी कुटिल बुद्धि किसी सामान्य नर्तकी की नहीं हो सकती है। ये कुटिल गुप्तचर है और इस राजमहल में नर्तकी का वेश बनाकर आई है। अब मैं इसे बोध करवाता हूं कि धनानंद कौन है। इसके जैसी विषकन्या का तो मैं भोज में आनंद लेता हूं। इतना कहते ही धनानंद आगे बढ़ा और अपने हाथों से नर्तकी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। अब अपने मुख से अमृत रूपी शब्द निकाल। महाराज, मैं विषकन्या नहीं हूं। धनानंद भरे हुए राज दरबार में उस नर्तकी के साथ अभद्रता करने लगा। उसने नर्तकी को उठा लिया और उसे दूर फेंकते हुए कहा, महाराज, महाराज। अमात्य राक्षस और पापदा, मैं तुम दोनों से उस गुरु ब्राह्मण आचार्य चाणक्य के बारे में वार्तालाप करता हूं, परंतु उससे पहले इस नर्तकी के रूप में आई विषकन्या के नृत्य को तो दर्शन कर लूं। ये विषकन्या इस राज दरबार के चिकने तल पर तब तक किसी जलबिन मछली की भांति तड़पेगी जब तक इसके प्राण देवलोक की तरफ प्रस्थान ना कर जाएं। इस विषकन्या के नृत्य को पेश किया जाए। धनानंद के आदेश के बाद सुंदर नर्तकी ने राज दरबार के चिकने तल पर नृत्य करना शुरू कर दिया। नर्तकी को नृत्य करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मछली चिकने तल पर तड़प रही हो। समय के साथ नर्तकी अपने नृत्य की रफ्तार तेज करती जा रही थी। विषकन्या, और तीव्र गति से नृत्य करो। काफी देर तक नृत्य करने के बाद नर्तकी के एक पांव की घुंघरू टूटकर राज दरबार की भूमि में बिखर गई। घुंघरू टूटते रहेंगे परंतु नृत्य समाप्त नहीं होना चाहिए। पर्याप्त नृत्य करने के बाद जब नर्तकी बुरी तरह से थक गई तो महाराज धनानंद को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, कृपा करिए, अब नृत्य समाप्त करने की घोषणा कर दीजिए। कृपा, कृपा, मेरे प्राण। नर्तकी, जिसे धनानंद विषकन्या या फिर महिला गुप्तचर समझ रहा था, वो इतना थक चुकी थी कि उसे उस भरे राज दरबार में चक्कर आ गया। वो राजपटल में चक्कर खाकर गिर चुकी थी। इस घटना के साक्षी बन रहे अमात्य राक्षस ने भरे हुए राज दरबार में सबके सामने महाराज धनानंद से कहा, महाराज, मुझे क्षमा करिएगा।
परंतु राज दरबार में इस नर्तकी की मृत्यु शोभा नहीं देगी। ये राज दरबार की गरिमा के विरुद्ध होगा। यदि आपको शंका है कि यह विषकन्या है तो इसे अभी इसी क्षण जीवित रहना आवश्यक है। इसी क्षण जीवित रखना आवश्यक है। तभी तो हम सभी को ज्ञात होगा कि इस विषकन्या को मगध राज दरबार में किसने और क्यों भेजा है। मुझे शंका है कि कहीं यह विषकन्या आचार्य चाणक्य की गुप्तचर तो नहीं है। यदि ऐसा है तो इस कन्या को अभी इसी क्षण कारावास में डालने का आदेश दे दीजिए। उसके पश्चात शाही सैनिक की टुकड़ी यह पता लगा लेगी कि इस विषकन्या को यहाँ किसने और क्यों भेजा है। अमात्य राक्षस का यह सुझाव धनानंद को पसंद आया। उसने आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, मगध महाराज की जय हो। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। इस विषकन्या को इसी क्षण कारावास में डाल दिया जाए। जी महाराज। धनानंद के आदेश के बाद सैनिकों ने बड़ी क्रूरता के साथ बेहोश पड़ी नर्तकी को खींचना शुरू किया। सैनिक उस कन्या को ऐसे खींच रहे थे जैसे उनके अंदर भावनाओं के नाम पर बस एक शून्य था। सैनिकों ने उस कन्या को कारावास के अंदर किसी जानवर की तरफ फेंक दिया। इस पूरी घटना के बाद सबको ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में देख रहे किसी सपने के टूटने के बाद जागे हों। धनानंद ने अपने अंदाज में कहा, नृत्य कला ऐसी ही होनी चाहिए। उस विषकन्या को जल की एक बूंद के लिए भी तड़पा दिया जाए। इस विषकन्या को यहाँ उस कुरूप ब्राह्मण चाणक्य ने ही भेजा होगा। थू मेरे मुख से उस कुरूप का नाम भी कैसे आ गया। इस पूरी घटनाक्रम को तीखी और जलती हुई आंखों से युवराज पबता देख रहे थे। उसके मन में मगध का नया महाराज बनने की कामना बढ़ती जा रही थी। वो मन ही मन में धनानंद के प्रभाव से जलने भी लगा था। इसी दौरान भरे हुए राज दरबार में पबता ने अपने मन में सोचा, क्या इस राज विलास प्रेमी मदिरा में डूबे महाराज के हाथ में मगध का साम्राज्य सुरक्षित है? यदि सिकंदर मगध साम्राज्य के ऊपर हमला कर देता है तो क्या ऐसे महाराज के वश में उस तूफान को रोक पाना संभव भी है? मुझे तो आज भी उस ब्राह्मण कुमार की ली हुई अखंड प्रतिज्ञा स्मरण है। उसने इस नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। भले ही इस राज्य के मुख्यमंत्री अमात्य राक्षस की वजह से व्यवस्था ठीक चल रही है, पर जनता के पैसों की बर्बादी किसी भी राज्य की बर्बादी का पहला चरण है। इस वजह से अमात्य राक्षस का दोष भी उतना ही है जितना कि धनानंद दोषी है। पबता ने कुछ क्षण ही अपने ख्यालों में बिताए थे कि उसके कानों में तेज से धनानंद की आवाज आई, कुलनाशक पबता। जी महाराज। कहाँ है वो कुरूप ब्राह्मण चाणक्य? बस महाराज, कुछ समय और वो ब्राह्मण कुमार चाणक्य मगध कारावास में होगा। शिविर से हमारे कई गुप्तचर और सैनिक पिपीली वन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। परंतु महाराज, आज राज दरबार में जो घटित हुआ वो इस साम्राज्य के लिए धर्म संकट नहीं था। ये छोटे मुख की बड़ी बात होगी, परंतु ये बात मैं प्रमुखता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मगध के भविष्य के लिए आवश्यक है। पापता, क्या तुम्हें प्रथम दृष्टि में ये मदिरा नजर आ रही है? इसके छलकने की ध्वनि से शोर ज्यादा हो रहा है। उसी तरह तुम भी हो जो कि शोर ज्यादा करते हो और काम कम। तो युवराज कहलाने के लायक नहीं है। एक विषकन्या को मैंने हाथ क्या लगा दिया, तू मुझे साम्राज्य कैसे चलाना है उसका ज्ञान देने लगे। धनानंद पब्बता की तरफ आगे बढ़ा और एक तेज छापड़ की गूंज पूरे राज दरबार में गूंज गई। राज दरबार में मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। ये तेज से मारा हुआ झापड़ युवराज पब्बता की गाल में लगा था और इसे किसी और ने नहीं बल्कि क्रोधित महाराज धनानंद ने मारा था। नहीं महाराज, क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए महाराज, मुझे क्षमा करिए। आज से 20,300 साल पहले भारत में मगध साम्राज्य के राज दरबार के अंदर क्रोधित क्रूर शासक धनानंद का अत्याचार चल रहा था, तो दूसरी तरफ पीपली वन में मुरा और चंद्रगुप्त की कुटिया का दरवाजा खुला। उस दरवाजे से 3 लोग बाहर निकले। आखिर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की जिंदगी में आगे क्या हुआ था? कैसे बना था मुरा का चंद्र?
चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य को इस राष्ट्र का भविष्य निर्माता मिल चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट। आगे क्या हुआ था मगध राज दरबार के अंदर? क्या वो नर्तकी सच में थी आचार्य चाणक्य की गुप्तचर? अखंड भारत के बनने की दास्तान यूं ही रहेगी जारी। बनते रहिए इस महागाथा के साक्षी और सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। अगर आप अभी तक यही सोचते रहे हैं कि एक भारत की कल्पना आदरणीय सरदार पटेल की थी या फिर यह भारत अंग्रेजों की देन है, तो आप गलत हैं। आज से 2300 साल पहले भी एक विभूति ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गंधार से लेकर असम तक एक संपूर्ण भारत की सोच रखी थी। उस महानायक को इतिहास ने 3 अलग अलग नामों से याद रखा है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या गुरु चाणक्य। उस दौर के भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य मगध ही हुआ करता था। इसी साम्राज्य की आचार्य चाणक्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता से नींव रखी और विश्व को दिखाया कि अखंड साम्राज्य कैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने विश्व के सामने उदाहरण पेश किया कि कैसे एक देश को जनता के हित के हिसाब से चलाया जा सकता है। महागाथा के इस मोड़ पर पीपली वन में मुरा और चंद्रगुप्त की कुटिया का दरवाजा खुला। उस दरवाजे से 3 लोग बाहर निकले। कुटिया से बाहर निकलने के बाद आचार्य चाणक्य ने आकाश की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा, मुझे अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य को इस राष्ट्र का भावी निर्माता मिल चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट। आने वाली अखंड राष्ट्र की संपूर्ण पीढ़ियां इसे मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाम से स्मरण रखेंगे। चंद्रगुप्त की मां मुरा को प्रणाम करते हुए आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार ने कहा, देवी मुरा, आप विचलित मत रहिएगा। अब आप अबला नहीं अपितु शूरवीर भावी सम्राट की माता श्री हैं। आपके साथ आपका पुत्र तो है ही, साथ ही साथ मैं यानी शक्टार और स्वयं तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रखर आचार्य चाणक्य भी हैं। अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अलक्षेंद्र से इस राष्ट्र की और मगध के क्रूर धनानंद से आपका पुत्र चंद्रगुप्त ही रक्षा करेगा। अब इस क्षण हम तीनों को आगे की तरफ प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। देवी मुरा, अब समय का वो चक्र आ चुका है जब हम दोनों अपने संग आपके पुत्र चंद्रगुप्त को तक्षशिला की ओर लेकर प्रस्थान करेंगे। मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य आपको प्रणाम करते हुए आपसे आपके पुत्र चंद्रगुप्त को अपने सानिध्य में लेकर जाने की आज्ञा मांगता हूं। ब्राह्मण भद्र, अब आपको आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरे पुत्र के आप ही संरक्षक हैं। चंद्रगुप्त चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था। देखते ही देखते वो क्षण भी आ गया जब आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और वृद्ध शक्टार पीपली वन से तक्षशिला की तरफ निकल गए। अपने पुत्र चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हुए उसकी मां मुरा देख रही थी। मुरा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे अपने पति प्रवीर की कही बात याद आने लगी। मुरा, मुझे ये तो ज्ञात नहीं है कि मैं अपने पुत्र को यशस्वी बनते हुए देख पाऊंगा या नहीं, परंतु तुम इसकी साक्षी अवश्य बनोगी। मेरी इस बात को स्मरण रखना, हमारा पुत्र यशस्वी बनेगा। इसके हाथ की रेखाएं कोई आम बालक के हाथ की रेखाएं नहीं होंगी। ये भविष्य को बदलने वाला होगा। अब इस महागाथा में वो मोड़ आ चुका था जब आचार्य चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा शुरू होने वाली थी। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला से ही पूरी की थी। तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो आज से 2000 साल पहले
अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला का इतिहास ईसा से 600 वर्ष पहले शुरू होता है। हालांकि लोक मान्यता है कि भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला स्थापित हुई। ऐसा मानने वाले वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हैं। बाद में इसकी ख्याति प्राचीन भारत के प्रमुख विद्यापीठ के रूप में हुई। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन भारत के 3 ज्ञान केंद्र थे। इन्हें आज के समय के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी ख्याति प्राप्त थी। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन सोनालेखा कौर कहती हैं कि तक्षशिला पहले व्यावसायिक मंडी बना। यूनान, पर्शिया, अफगानिस्तान, चीन से लगातार आवागमन के कारण यहाँ के व्यवसायियों ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विद्वानों को आश्रय देना शुरू किया। शिक्षा लेने के लिए भवन का निर्माण कराने लगे। आचार्यों के रहने खाने का प्रबंध भी करवाने लगे। प्रदेश के विभिन्न भागों से विद्वान यहाँ आने लगे। धीरे धीरे तक्षशिला को विश्व भर में पढ़ाई का केंद्र मान लिया गया था। तक्षशिला, जिसे अब तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, ये अपने समय में सभी यूनिवर्सिटी की जननी थी। ये आज जैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि कई महान शिक्षकों का घर था। बता दें कि तक्षशिला को कलस्टोन का शहर भी कहा जाता है। वैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय का जिक्र माइथोलॉजी में भी मिलता है। कहा जाता है कि इसकी नींव श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। बाद के समय में यहाँ कई सारे नए पुराने राजाओं का शासन रहा। इसे गांधार नरेश का राजकीय संरक्षण मिला हुआ था और राजाओं के अलावा आम लोग भी यहाँ पढ़ने आते रहे। वैसे ये गुरुकुल की शक्ल में था। सोचने की बात है कि जिसे दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो आखिर कैसे खत्म हो गई। ये पूरी तरह से विकसित शहर था। यहाँ पक्के मकान, पानी के निकासी की व्यवस्था, बाजार और मठ मंदिर थे। ये व्यापार का भी बड़ा केंद्र था और मसालों, मोतियों, चंदन, रेशम जैसी चीजों का व्यापार हुआ करता था। अब विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ छात्र वेद, गणित, व्याकरण और कई विषयों की शिक्षा लेते थे। माना जाता है यहाँ पर लगभग 64 विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि राजधर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग अलग कलाओं की शिक्षा मिलती। ज्योतिष विज्ञान यहाँ काफी बड़ा विषय था। इसके अलावा अलग अलग रुचियां लेकर आए छात्रों को उनके मुताबिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी चाणक्य और उनकी शिक्षा का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। उन्होंने किताब में कहा है कि चाणक्य का एक और नुस्खा था जिसने उन्हें महान लोगों की श्रेणी में पहुंचाया। वो ऐसी रणनीति बनाते थे जिसे सिर्फ राज सत्ता की हिफाजत के लिए उपयोग किया जा सकता था। उनकी रणनीति कभी भी किसी के निजी फायदे के लिए नहीं होती थी। एक तरफ आचार्य चाणक्य, वृद्ध शक्टार और चंद्रगुप्त तक्षशिला की तरफ बढ़ चुके थे, तो दूसरी तरफ मगध राज दरबार के अंदर क्रूर शासक धनानंद का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। अल्पबुद्धि बालक, तू युवराज कहलाने के लायक नहीं है। एक कमसिन कौशांबी को मैंने हाथ क्या लगा दिया था। तू मुझे साम्राज्य कैसे चलाना है उसका ज्ञान दे रहा था। उसके पश्चात तुमने वचन दिया था कि 1 माह के भीतर वो कुरूप चाणक्य मेरे चरणों में होगा। कहाँ है वो कुरूप राक्षस की तरह दिखने वाला चाणक्य? कहाँ है? आज के बाद स्मरण रखना कि मैं ही मगध साम्राज्य का मगधापति हूं और इस साम्राज्य में जो कन्या मुझे लोभित कर जाएगी वही मेरे शरीर के हर अंग की सेवा करेगी, भले ही वो कन्या पापता तुम्हारी ही प्रेयसी क्यों ना हो। इस मगध की हर स्त्री या कन्या के ऊपर पहला अधिकार महाराज धनानंद का है। अगर तुम मेरे पुत्र नहीं होते तो मैंने अभी तुम्हें मृत्यु शैया में चढ़वा दिया होता। या इतने समय से पिपली वन की तरफ क्या कर रहे थे? कहाँ है वो कुरूप ब्राह्मण? महाराज क्षमा करिए महाराज, मुझे अपना वचन स्मरण है। भरे राज दरबार में क्रूर धनानंद युवराज पब्बता को बुरी तरह से मार रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अपनी जगह में खड़े हो गए। बीच में आते हुए और धनानंद को रोकते हुए
अमात्य राक्षस ने कहा, महाराज, महाराज क्षमा कीजिए, युवराज को क्षमा कीजिए। अब क्या मगध के राज दरबार को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जब महाराज को सैनिकों के सामने युवराज के ऊपर हाथ उठाना पड़े। महाराज क्षमा करिए महाराज, मुझे अपना वचन स्मरण है। अब मैं तुम्हारे वचन का क्या करूं? एक राक्षस की तरह दिखने वाला आचार्य तो तुम लोगों से पकड़ा नहीं जा रहा है। तुम लोग बस शाही सेना का आनंद ले रहे हो। अल्पबुद्धि बालक, तू युवराज कहलाने के लायक नहीं है। क्षमा कीजिए महाराज, कृपा करके युवराज को क्षमा कीजिए। युवराज पब्बता केवल मगध राज दरबार के भावी युवराज नहीं बल्कि गुप्तचर विभाग के प्रमुख भी हैं। अगर आप इसी तरह युवराज के ऊपर हाथ उठाएंगे तो मगध साम्राज्य में भी युवराज के मान सम्मान को हानि पहुंचेगी। अमात्य राक्षस, इसे ज्ञात होना चाहिए कि मगध में इसका मान सम्मान केवल महाराज धनानंद की वजह से ही है। ये अल्प बुद्धि बालक जो खुद को युवराज कहता है, वो मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। इसी क्षण मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मुझसे गलती तो हुई है, पर इस साम्राज्य को चलाने में नहीं बल्कि इस कुलनाशक पापता को जन्म देने में। इसका जन्म किसी कुरूप और निर्धन परिवार में होना चाहिए था। धनानंद के इस तरह के क्रोध को देखकर पब्बता बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं धनानंद इस क्रोध में बहकर उसे मृत्यु दंड न दे दे। महाराज, महाराज भले ही अभी हमारे हाथों से वो चाणक्य दूर है, परंतु पीपली वन की तरफ बने हमारे शिविर में कोई है जिसकी मदद से अतिशीघ्र चाणक्य आपके चरणों में होगा। पहली मत बुझाओ कुलनाशक, बताओ कौन है वो? बताइए युवराज, कौन है वो? अब पब्बता किसका नाम लेने वाला था? क्या सच में पब्बता को कोई मिल गया था जिसकी मदद से धनानंद की सेना पकड़ लेगी आचार्य चाणक्य को? साथ ही क्या हुआ था तक्षशिला में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ? भारत के बनने की इस महागाथा में आने वाले हैं बड़े रोचक मोड़। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। मगध राज दरबार में क्रूर शासक धनानंद के क्रोध से बचने के लिए पब्बता ने धनानंद से कह दिया था कि महाराज, भले ही अभी हमारे हाथों से वो चाणक्य दूर है, परंतु पीपली वन की तरफ बने हमारे शिविर में कोई है जिसकी मदद से अतिशीघ्र चाणक्य आपके चरणों में होगा। इतना सुनते ही महाराज धनानंद ने अपने हाथ में लिए हंटर को जमीन में जोर से मारा और कहा, कुलनाशक, तुमने इस राज दरबार को समझ के क्या रखा है? क्या तुम एक विदुषी हो जो यहाँ पहेली बुझा रहे हो? मेरा आदेश है कि तुम पहेली बुझाना बंद करो और कुलनाशक, अति शीघ्र बताओ कौन है वो जिसकी सहायता से तुम उस कुरूप ब्राह्मण चाणक्य को यहाँ लेकर आओगे। महाराज धनानंद की इस बात को सुनने के बाद अमात्य राक्षस ने भी पब्बता से सवाल किया, बताइए युवराज, कौन है वो? इस सवाल के बाद कुछ देर तक पब्बता किसी सोच में डूब गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भरे राज दरबार में वो किसका नाम महाराज को बता दे। पब्बता, अपने मनमोहक ख्यालों से बाहर निकलो। जब तुम नितांत अकेले रहना तब अपने ख्यालों में विचरण करना। अभी हमारे प्रश्न का उचित उत्तर दो, अन्यथा। महाराज, उसका नाम जीव सिद्धि है। वो इस समय पीपली वन की तरफ बने हमारे शिविर में हमारी प्रतीक्षा और विश्राम कर रहा है। जीव सिद्धि? ये नाम कहीं सुना सुना प्रतीत हो रहा है। जीव सिद्धि? परंतु युवराज, आपने तो बताया था कि ये कोई ज्ञानी गुरु है जो भविष्य की गणना बताते हैं। वैसे मुझे तो पहले से ही जीव सिद्धि के ऊपर शंका थी कि कहीं ये आचार्य चाणक्य का गुप्तचर तो नहीं है। अमात्य, जीव सिद्धि ज्ञानी तो है, परंतु वो गुप्तचर है या नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं है। परंतु
उनके संपर्क में चाणक्य के कई गुप्तचर अवश्य हैं। एक बार हम चाणक्य के गुप्तचरों के पास पहुंच जाएं तो समझ लेना कि हम चाणक्य के पास पहुंच गए हैं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि जीव सिद्धि के संपर्क में चाणक्य के कई गुप्तचर हैं? महाराज, गुप्तचर केवल चाणक्य के पास नहीं है, इस मगध के भावी युवराज पपत्ता के पास भी हैं। मेरे विश्वसनीय गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है। कुलनाशक भावी युवराज, यदि तुम्हारे विश्वसनीय गुप्तचरों की सूचना सत्य नहीं हुई तो तुम्हें और तुम्हारे विश्वसनीय गुप्तचरों को अपने शाही सिंह के पिंजरे में निर्वस्त्र करके सदा के लिए समाहित करवा दूंगा। धनानंद की इस बात को सुनने के बाद अमात्य राक्षस ने अपने मन में सोचा, महाराज धनानंद का क्रोध बढ़ता जा रहा है। यदि महाराज का क्रोध युवराज पबता के ऊपर ऐसे ही तीव्र होता गया तो कहीं इस युवराज के संग महाराज मुझे भी शाही सिंह के पिंजरे में डालने का आदेश न दे दे। मुझे अति शीघ्र कुछ करना होगा, नहीं तो ये युवराज पाबता अपने संग संग मुझे भी मृत्युशैया पर चढ़ा कर ही प्रसन्न होगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ, अपने जान की बात सोचकर अमात्य राक्षस आगे की तरफ बढ़ा और महाराज धनानंद से कहा, महाराज युवराज के ऊपर क्रोध कम करिए। युवराज पबता केवल मगध राज दरबार के भावी युवराज नहीं बल्कि गुप्तचर विभाग के प्रमुख भी हैं। अगर आप इसी तरह युवराज के ऊपर हाथ उठाएंगे और उनके ऊपर क्रोध करेंगे तो मगध साम्राज्य में भी युवराज के मान सम्मान को हानि पहुंचेगी। क्षमा कीजिए महाराज, कृपा करके युवराज को क्षमा कीजिए। मान सम्मान? किसका मान सम्मान? इसका? अमात्य, स्मरण रखना कि कुलनाशक का कोई मान सम्मान नहीं होता है, वो भी ऐसा कुलनाशक जिसके मन में दिन रात बस एक ही स्वप्न चलता रहता है कि कैसे मगध की राजगद्दी पर बैठा जाए। अमात्य राक्षस, इसे ज्ञात होना चाहिए कि मगध में इसका मान सम्मान केवल महाराज धनानंद की वजह से ही है। ये अल्प बुद्धि बालक जो खुद को युवराज कहता है वो मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। इसी क्षण मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मुझसे गलती हुई है, पर इस साम्राज्य को चलाने में नहीं बल्कि इस कुलनाशक पाबता को जन्म देने में। इसका जन्म किसी कुरूप और निर्धन परिवार में होना चाहिए था। महाराज कृपा करिए, अपने क्रोध को शांत करिए, इसी में संपूर्ण मगध की भलाई है। अमात्य, तुम कहते हो इसे क्षमा कर दूं? इसके दरबारी सैनिकों से एक आचार्य को बंदी नहीं बनाया गया। उस कुरूप राक्षस की तरह देखने वाले आचार्य चाणक्य ने मगध के राज दरबार में मगध महाराज धनानंद का इतना अपमान किया, फिर भी ये और इसके सैनिकों ने उसे राजमहल से बाहर कैसे जाने दिया? मुझे रह रहकर उसकी अखंड प्रतिज्ञा का स्मरण होता रहता है। आज के दिन मैं अर्थात चणक पुत्र चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा। अमात्य, मैं अंदर ही अंदर से विचलित हो रहा हूं। मेरे विशालकाय शरीर और मन को तभी शांति मिलेगी जब मैं उस राक्षस समान कुरूप ब्राह्मण चाणक्य को भूमि में समाहित कर दूंगा। इतनी विशाल सेना होने के पश्चात भी ऐसा संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? वो कुरूप चाणक्य कहाँ है? वो आकाश के मुख में चला गया या फिर वो पाताल लोक में समाहित हो गया? कहाँ गया वो चाणक्य? महाराज अब हमें अतिशीघ्र पीपली वन की तरफ प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। वो जीव सिद्धि अवश्य ही चाणक्य का गुप्तचर है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं कल्देन्य त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। इसलिए अमात्य राक्षस और विशाल मगध की सेना, मुझे मृत्यु देने के बाद भी तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। महाराज ऐसी वाणी आम पुरुष की नहीं हो सकती है।
हम अति विलंब का शिकार हो जाएं कि उससे पहले हमें पिपली वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। अमात्य राक्षस, यदि तुम्हें जीव सिद्धि के ऊपर शंका है तो अभी इसी क्षण पिपली वन के लिए प्रस्थान करो और अपनी शंका को समाप्त करो। यदि वो जीव सिद्धि संदिग्ध निकले तो उसे उसके केशों से पकड़कर यहां कारावास तक घसीटते हुए लाना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मगध महाराज की विजय हो। धनानंद के इस आदेश के बाद मगध राजमहल के अंदर से तेज रफ्तार में 2 शाही अश्व निकले। इन 2 अश्व में अमात्य राक्षस और युवराज पब्बता सवार थे। दोनों के अश्व हवा से बातें करते हुए पीपली वन की तरफ भाग रहे थे। अश्व में सवार होकर ही पब्बता ने अमात्य राक्षस से कहा, अमात्य, मुझे जीव सिद्धि के ऊपर शंका नहीं है। वो तो मैंने महाराज धनानंद से स्वयं के प्राण बचाने के लिए जीव सिद्धि का नाम ले लिया। युवराज, आपको भले ही उसके ऊपर शंका नहीं है, परंतु मुझे है। अब मगध की सीमा में कुछ अत्यंत विकराल घटित होने वाला है। एक तरफ अमात्य राक्षस और पब्बता जीव सिद्धि से फिर से मिलने के लिए पीपली वन की तरफ जा रहे थे, तो दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और वृद्ध शक्टार के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंच गए। मगध के सिंहासन को पूरी तरह से पलटने के लिए अब तक्षशिला में चंद्रगुप्त की शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। चाणक्य 2300 साल पहले थे, लेकिन उनकी कथाएं और उनके बारे में जानकारियां 7वीं से 12वीं शताब्दी में लिखी गई बौद्ध, संस्कृत और जैन ग्रंथों में मिलती है। महाकवि दंडी ने दशमाक चरित्र ग्रंथ में लिखा है कि आचार्य चाणक्य ने मौर्यों के लिए 6000 श्लोकों में एक ग्रंथ की रचना की थी। आपको बता दें, चाणक्य और चंद्रगुप्त का सबसे ज्यादा उल्लेख विशाद्र दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में मिलता है। विशाख दत्त ने नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात को पाटलिपुत्र के आसपास दिखाया है। तक्षशिला में शिक्षा के दौरान चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से कहा था, मगध का शासन प्रजा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो प्रजा की रक्षा करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। करों की वसूली के नाम पर सैनिक प्रजा पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। यहां तक कि औरतों पर भी दया नहीं की जाती है। ये सहन करना कठिन है। इसका जवाब देते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा कि इंसान को अपनी वीरता का प्रदर्शन समझ बूझ कर करना चाहिए। वीरता वहीं दिखानी चाहिए जहां आपकी वीरता से कुछ बदलाव आ सके। अगर सही जगह आप अपनी वीरता नहीं दिखा सकते हैं तो फिर आपको वीर कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को लेकर सबसे ऑथेंटिक सोर्स मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगल में 100 हाथ की दूरी से मछली की आंख पर निशाना लगाना भी सिखाया था। उसके अचूक निशाने से आचार्य काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्हें उस समय भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रगुप्त में कोई बात तो है। ऐसे वीर योद्धा सदैव देखने को नहीं मिलते। मगध के पवित्र जल में एक ही मगरमच्छ है जिसकी आंख पर निशाना चंद्रगुप्त को लगाना होगा। अब क्रूर धनानंद के पास एक उपहार भेजने का समय चक्र आ चुका है। उस भेंट से अंधकार भी अंधकारमय हो जाएगा, भय भी भयभीत हो जाएगा। राष्ट्र की जय हो, सदा विजय हो। नहीं नहीं। बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे हैं शमशीरों के। बनते हुए अखंड भारत की दास्तान अब बहुत तेजी से लेगी करवट। बनते रहें इसकी साक्षी, क्योंकि अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। चंद्रगुप्त, शस्त्र उठाओ, युद्ध कौशल में निपुणता के गुण दिखाओ। तलवार लेकर मेरे ऊपर प्रहार करो। चंद्रगुप्त, प्रहार करो। आचार्य, यदि आप यही चाहते हैं तो ये रहा मेरा पहला प्रहार। या!
आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध चल रहा था। यह युद्ध सिर्फ इसलिए ही हो रहा था क्योंकि आचार्य चाणक्य ये दिखाना चाहते थे कि चंद्रगुप्त युद्ध कौशल में कितना सामर्थ्यवान है। कुछ देर तक युद्ध चलने के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के गले को अपनी तलवार की पकड़ से जकड़ लिया। आचार्य, युद्ध में तलवार की पकड़ का इस्तेमाल युद्ध नीति के विरुद्ध है। चंद्रगुप्त, इस तक्षशिला की हवा में तुम केवल युद्ध नीति सीखने नहीं आए हो, बल्कि छल नीति भी सीखने आए हो। युद्ध नीति के लिए नहीं, अपितु विजय के लिए लड़ा जाता है। किसी भी युद्ध का एकमात्र लक्ष्य केवल विजय ही होता है। आचार्य चाणक्य अपनी बौद्धिक क्षमता से एक नए और विशाल साम्राज्य की नींव रखना चाहते थे और विश्व को दिखाना चाहते थे कि अखंड साम्राज्य कैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने विश्व के सामने उदाहरण पेश किया कि चंद्रगुप्त, युद्ध नीति के संग यह भी समझने का प्रयास करो कि कैसे एक राष्ट्र को प्रजा के हित के हिसाब से चलाया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने के पीछे चाणक्य ने कई बातों का ख्याल रखा, जैसे कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के हक के हिसाब से रणनीति कैसे बनाई जा सकती है, सबसे बड़ी बात किसी भी देश के लिए अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए। इन्हीं सब पहलुओं को आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी समझाया है। यही वजह है कि आज भी इस किताब को धरोहर की तरह सम्मान मिलता है। कई लोगों के मन में आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के मूल अर्थ को लेकर भी सवाल रहते हैं। इसका सीधा सा जवाब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया था। चंद्रगुप्त, मेरे यानी चणक पुत्र चाणक्य के अर्थशास्त्र का मूल शब्द ही राजधर्म है। राजधर्म किस चिड़िया का नाम है? किसी भी देश के शासक या फिर महाराजा की अपनी प्रजा की तरफ क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इन सब बातों को बड़ी बारीकी से आज से 2300 साल पहले चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में समझाया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है कि कोई भी महाराज एक राज ऋषि की तरह होता है। इसका मतलब साफ है कि चाणक्य को साम्राज्य को चलाने के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो खुद ऋषि की तरह हो। चंद्रगुप्त, यदि शत्रु अधिक शक्तिशाली है तो उस समय जोश दिखाने की जगह होश से काम लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में शत्रु को सामने से ललकारना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि उस समय वहां से पीछे हटना पड़े तो हट जाना चाहिए और सभी को एकत्रित करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से शत्रु का सामना करना चाहिए। यदि शत्रु को कुछ उपहार भी भेजना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों चंद्रगुप्त? उपहार समझ गए ना? आचार्य चाणक्य, मगध उचित उपहार भेज दिया गया है। एक तरफ आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ये बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ विशाल मगध के राज दरबार का दरवाजा खुला। पहली बार अमात्य राक्षस घबराते हुए राज दरबार के अंदर आया। अमात्य राक्षस अकेला नहीं था, बल्कि उसने अपने हाथ में कपड़े से ढका हुआ कुछ पकड़ रखा था। डरते हुए अमात्य राक्षस ने महाराज धनानंद से कहा, महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। कपड़े से ढकी हुई चीज को अमात्य राक्षस ने राज दरबार के बीच में रखा। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, वो युवराज बता। अमात्य राक्षस की यह हालत देखकर महाराज धनानंद के चेहरे पर भी चिंता की हल्की सी लकीर नजर आई। वो अपने सिंहासन से उठा और अमात्य राक्षस से सवाल किया, अमात्य राक्षस, ये सब क्या है? तुम्हें अचानक क्या हुआ और ये कपड़े से क्या ढका हुआ है? हमारे पास और भी अधिक आवश्यक कार्य है। इन पहेलियों के लिए समय नहीं है। अति शीघ्र बताओ, तुम इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, वो युवराज बता। या! रक्त रंजित उपहार। मगध राज दरबार के बीच में जाकर अमात्य राक्षस ने उस कपड़े को हटाया। उस दृश्य को देखकर
महाराज धनानंद की चीखें निकल गई। कपड़े के नीचे कुछ और नहीं बल्कि युवराज पबता का कटा हुआ सर था। पापता, पापता, अनर्थ हो गया, अनर्थ। पापता, पापता, अनर्थ हो गया, अनर्थ। मुझे क्षमा कर देना पापता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अमात्य, मुझे कहीं उस कौशाम्बी का श्राप तो नहीं लग गया। धनानंद, तू तो मानवता के ऊपर एक कलंक के समान है। तू इसी क्षण अपने आप को रोक ले, नहीं तो तेरी वासना तुझे अभी इसी क्षण खत्म कर देगी। मेरे वस्त्र को अपने कुरूप हाथ से छोड़। मेरी लालिमा से भरी आंखें बता रही होंगी कि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुझे खत्म कर सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी के प्राण नहीं लेने। धनानंद, तू याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमेश्वर आते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमेश्वर साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए वो स्वयं आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए परमेश्वर आते हैं और युगों युगों में जन्म लेते हैं। तू भी प्रतीक्षा कर धनानंद, तेरे वंश के विनाश के लिए भी परमेश्वर ने जन्म ले लिया होगा। जिस प्रकार तूने मेरी आत्मा का सर्वनाश किया है, उसी प्रकार शीघ्र ही तेरा संपूर्ण कुल समाप्त हो जाएगा। ये एक निर्धन कन्या का श्राप है। अमात्य, आज पूर्णिमा की रात्रि ही है। अमात्य, ये कैसी ध्वनि थी? महाराज, ये सब आपका भ्रम है। युवराज के शीश के संग ये एक पत्र भी आया था। शीश के संग पत्र? क्या लिखा है इस पत्र में? महाराज, इस पत्र में लिखा है कि क्रूर शासक धनानंद, सप्रेम शाही उपहार स्वीकार करो, युद्ध होगा विध्वंसकारी। अमात्य, ये पत्र किसी और का नहीं अपितु उस कुरूप ब्राह्मण चाणक्य का है। उसी ने युवराज की हत्या करी है या फिर हत्या के षड्यंत्र को रचा है। अब उस कुरूप के दोनों पगों को मध्य से फाड़ने का समय आ चुका है। युद्ध की बेला आ चुकी है, युद्ध का उद्घोष करवाओ। एक तरफ मगध राजमहल में दुखों का पहाड़ टूटा था। धनानंद को शक था कि पबता की हत्या आचार्य चाणक्य ने करवाई है। मगध के इस दुख का कारण वो कुरूप ब्राह्मण ही है। उसकी मृत्यु भी ऐसी भयावह होगी जैसी उसके पिता उस दुष्ट आचार्य चाणक्य की हुई थी। उसके प्रतिशोध का समापन मैं करूंगा, वो भी उसकी मृत्यु से। बहुत जल्द मगध महाराज धनानंद के सामने एक खबर आने वाली थी, लेकिन उस खबर से पहले तक्षशिला में चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से कहा, आचार्य, अब तक क्रूर धनानंद को आपका भेजा हुआ उपहार मिल चुका होगा। अभी तक वो संशय में होगा कि ये उपहार भेजा किसने है। अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि यह सृष्टि आपको 3-3 नामों से स्मरण क्यों करती है। आपको बता दें कि इतिहासकार कहते हैं कि चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और आचार्य चाणक्य। इसी के साथ आजकल के विद्वान मानते हैं कि विष्णुगुप्त उनका अपना नाम था। चाणक्य उनको कहा गया क्योंकि उनके पिता का नाम चाणक्य था। इसी के साथ कूटनीति
अर्थनीति, राजनीति के अपने महान ज्ञान का कुटिल सदुपयोग और अखंड भारत के निर्माण करने की वजह से उन्हें कौटिल्य कहा गया। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से ये बात तक्षशिला में कही थी। तक्षशिला में रहकर चाणक्य ने कई विषयों का अध्ययन किया। यहीं रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र पर कहा था कि राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। उनका नियम शास्त्रों के नियम से ऊपर है। राज्य केवल और केवल न्याय के आधार पर ही चल सकते हैं। महागाथा के इस मोड़ पर आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य, जिसे राज्यों का न्याय कहते थे, वही आज का संविधान है। तब उन्होंने कह दिया था कि राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के ज्ञान से सरकार या सत्ता नहीं चलेगी। राज्य की सत्ता केवल संविधान के हिसाब से ही चलेगी। संविधान ही सर्वोपरि है। पब्बता की हत्या के 1 माह के बाद एक बार फिर से मगध राज दरबार का राजद्वार खुला। मगध महाराज की जय हो। महाराज, वो तक्षशिला। अब धनानंद के पास कौन और क्यों आया था? अब इस महागाथा में आगे क्या होने वाला है? आगे अभी है बाकी सिकंदर और पोरस के युद्ध की पूरी दास्तान। आखिर क्यों कहा जाता है हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए? क्यों भारत को जीतना चाहता था सिकंदर? अखंड भारत के बनने की दास्तान में आने वाले हैं बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स। बनते रहिए इस विशाल महागाथा के साक्षी और सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।